हेलो। गुड इवनिंग। तो हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको कल बताया था, इंट्रोडक्शन में ही अभी हमने इंट्रोडक्शन ही की है। तो कल मैं आपको बता रही थी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो पार्ट 3 में रखा गया है, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। और ये जो मैग्ना कार्टा है ये ब्रिटेन से हमने लेके रखा हुआ है। और कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो जस्टिएबल है। जस्टिएबल मतलब कि अगर आपको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो का एवोल्यूशन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, नॉट एवोल्यूशन बट इट्स वॉयलेशन वॉयलेशन हो रहा है, तो आप जो नियर बाय है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। वेयर एज जो लीगल राइट्स होते हैं, जो कानूनी अधिकार मैंने बताया था, जो कानूनी अधिकार होते हैं वो भी हमें मिले होते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार वो होते हैं जिसको कि सरकार जो है वो आपसे छीन सकती है। आपका जो पड़ोसी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो उसको छीन नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो उनको छीन सकती है। मतलब उसको कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे 4 लेन का हमारा चल रहा है आजकल, तो लोगों के जो घर हैं, जो लैंड है, वो सरकार ले सकती है, तो कोई भी उनको मना नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक मिले हैं। तो फंडामेंटल राइट 12 to 35 आर्टिकल तक रखे गए हैं। आर्टिकल 12 to 35। तो 12 में मैंने आर्टिकल में आपको बताया था कि आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। आर्टिकल 13 में डेवोगेशन है। डेवोगेशन का मतलब होता है अल्पीकरण, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगर कोई राइट जो है किसी का वॉयलेशन होता है, किसी का राइट जो है, तो उसको सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। सो आज हम करेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14। 14 to 12 है, मतलब 14 से लेकर, सॉरी, 14 to 18। तो ये वाला जो राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। 14 to 18 तक आता है हमारा कौन सा, ये फर्स्ट है, और ये आता है राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। सो राइट टू इक्वालिटी को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि देखो, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो क्या है, अपने आसपास आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, कि मतलब कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है। या फिर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब बहुत ज्यादा जो डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, उन्होंने उनको लगा कि एक ऐसा राइट होना चाहिए कि जो सबको इक्वल रखे, तो उन्होंने कौन सा राइट बनाया, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी उन्होंने बनाया। और राइट टू इक्वालिटी के लिए आर्टिकल जो 14 है, ये 14 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी को उन्होंने 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया, मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो 2 है। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, ठीक है। इसके आर्टिकल 14 को उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट में रखा। कौन कौन से? फर्स्ट जो उन्होंने रखा वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा था, वो था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ लॉ को समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपने देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा या फिर पिक्चर्स में देखा होगा कि एक
लेडी सी आती है ना, जिसने अपने हाथ में तराजू ले रखा होता है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था वो वही था कि उसमें बताया गया था कि किस तरह से मतलब जो लॉ है उसने आंखों में पट्टी बांध रखी रखी है। वो एविडेंस को देखेगा, ठीक है, एविडेंस को देखेगा और उसके लिए सब बराबर है, ठीक है, प्रेसिडेंट हो, रिक्शे वाला हो, या फिर मतलब कोई भी ऑफिसर हो, या फिर एक कॉमन आदमी होता है, वो सारे इक्वल हैं, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और मैं भूल गई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वाला इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से लिया गया है, और ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो था ये यूएसए से अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको समझते हैं पहले। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट का जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये क्या कहता है कि अगर मान लो कि कानून के सामने जो है वो सभी इक्वल है, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, इसकी बात कर रही हूँ मैं अभी। और ये सिद्धांत जो था ये किसने दिया था, ये याद रखना है, propound बाय एवी डेसी। एवी डेसी, ठीक है, ये जो मतलब ये सिद्धांत इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था वो एवी डेसी ने दिया था। तो ये सबसे पहले मतलब उन्होंने ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बताया था। तो ये ब्रिटेन में फॉलो किया गया और वहां पर ये कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, वहां की रानी के लिए भी और प्रजा के लिए भी, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि मान लो कि एक आदमी है, मतलब एक कोई व्यक्ति है, जो कि जिसकी पर मंथ कितना कमाता है वो 4000, पर मंथ 4000 कमाता है एक, ठीक है। दूसरा जो है वो कितना कमाता है, वो 4 लाख कमाता है, ठीक है, पर मंथ। उन्होंने सेम क्राइम किया है। सेम क्राइम के बदले जो है यहाँ पे मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट में बताया गया कि अगर वो लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उन्होंने सेम क्राइम किया है, जज क्या करेगा उनको, इस सेम क्राइम के लिए वो सेम उनको जुर्माना देगा, ठीक है। मान लो कि एक 1 लाख, 1 लाख इसको, 1 लाख इसको जुर्माना उसने दे दिया जज ने, ठीक है। तो ये क्या, ये जस्टिस मतलब जस्टिस हुआ क्या, ये इंसाफ जो है वो सही हुआ। जो 4 लाख मंथली कमाता है वो तो पल भर में, 1 सेकंड में 1 लाख जुर्माना देगा और वो मतलब फ्री हो जाएगा। बट जो 4,000 कमाता है उसके लिए 1 लाख रुपया देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो ये जेल में रहेगा और ये तो तुरंत मतलब 1 सेकंड में फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से देखा गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे है। अनइक्वली हुआ ना, अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ में। और अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से जो इसको ये जो था ये इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब नेगेटिव इसको कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अगर अब ये समझ में आ गया, इसकी बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब क्या है कि यहाँ पे अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पे कहा गया कि कोई इंसान है, मान लो कि कोई 20 साल का लड़का है, कोई भी है 20 साल का, अगर कोई यंगर है उसका पूरा टिकट लगता है, ठीक है, बस में। और दूसरी तरफ जो 5 साल का है, 3 साल का ले लेते हैं, 4 साल का ले लेते हैं, चलो, जो 4 साल का है उसका आधा टिकट लगता है। तो इसके ये क्या हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रखा गया, ठीक है। अब 20 साल का जो आदमी है यहाँ पे, 20 साल का जो यंगर है, क्या वो मतलब वो कोर्ट के पास चला जाएगा कि ये 4 साल के बच्चे का आधा टिकट क्यों है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगर है, हर देश का जो व्यक्ति है उसको कहा गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, तो इसका आधा टिकट क्यों है और मेरा पूरा क्यों है, वेयर एज हम लोग एक ही देश के सिटीजन हैं, ठीक है। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हुआ, ठीक है। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रखा गया। जैसे भारत में लेडीज को फांसी नहीं लगती है, अभी छोड़ दो आप, शबनम जो थी उसको लगी है फांसी, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि भारत में लेडीज को फांसी नहीं लगती है, आज तक नहीं लगी। मीन्स कि एक क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो इंडिया का मतलब मेन मोटिव जो था वो क्या था कि एक बेहतर समाज को बनाना, ठीक है। सो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो हुआ वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉजिटिव मतलब सारे जो है वो इक्वल हैं, ओके। तो इस तरह से भारत मतलब इंडिया ने ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो रखा गया है। एक बात और बता दूं यहाँ पे कि अगर पोस्ट पे रहते हुए प्रेसिडेंट और हमारे जो गवर्नर होते हैं उनको कभी भी मतलब डिटेन्ड नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो अपनी पोस्ट से जो है वो मतलब अपनी पोस्ट से त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा मतलब क्राइम किया है, कुछ ऐसा किया है, तो फिर उनके अगेंस्ट जो है वो उनको अरेस्ट या फिर उनके केस जो भी है वो मतलब ये चल सकता है, ठीक है, मामला जो भी है केस चल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहा गया कि मतलब आर्टिकल 14 के अंडर जो है आपने याद रखना है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहता है। तो जैसे मैंने आपको दोनों एग्जांपल आपके बता दिए, ठीक है। इसको नेगेटिव वे में लिया जाता है और इसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है, दोनों को ही, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, ये जो एवी डाइसी है, DICEY है इनकी स्पेलिंग। चलो ठीक है, डी, एक मिनट, ठीक है। उन्होंने ये इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ का दिया था, और ये जो है वो रूल ऑफ लॉ पे भी मतलब फॉलो करता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। ये जो है, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आर्टिकल 14 ही है, 15 16 17 18 हम लोग अलग से करेंगे। तो समझ में आ गया, ये बताना चैट के थ्रू, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट, ओके। नेक्स्ट रहता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, ये आर्टिकल 15 में है, ठीक है। आर्टिकल 15 हमारा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इंडिया का कोई भी जो व्यक्ति होगा वो 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है, वो भेदभाव नहीं कर सकता है। पहला क्या है? रिलीजन। दूसरा है रेस। तीसरा है कास्ट। चौथा है सेक्स, मतलब जो लड़का है या फिर लड़की है। और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो रिलीजन के बेस पे कोई भी जो है वो किसी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब ये तो सीधा हो गया कि आप 5 जो ग्राउंड है उन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं, कैसे? अब व्हाट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये समझते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि किसी की भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। आप नोटिस करते होंगे कि जहां भारी भरकम काम होता है ना, ठीक है, वहां पे जो है वो फीमेल से काम नहीं करवाया जाता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि अरे हम लोग तो ये यहाँ मतलब लड़की है या फिर लड़का है तो उसके आधार पर हम लोग ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, कि लड़कियों से काम भारी भरकम नहीं करवा रहे हैं और लड़कों से करवा रहे हैं। तो ये किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। वैसे भी बहुत
एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करती हूँ, आरक्षण की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन आरक्षण शब्द आते ही इंडिया में दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। एक कहता है कि आरक्षण सही है, ठीक है, जिसे ये मिला होता है ना आरक्षण, वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। जिनको नहीं मिलता है आरक्षण, जो रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन कोटा के नहीं रहते, जो तो वो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो आरक्षण सिर्फ इसलिए दिया गया था उस टाइम, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत बहुत ज्यादा था, जाति के आधार पर, रिलीजन की, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उस टाइम एक बैकवर्ड तबके को, एक बैकवर्ड क्लास को, जो बहुत पीछे छूट गया था, आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि वो मतलब बराबर में आ सके, ठीक है। जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकना नहीं है, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनको आगे आने के लिए आरक्षण दिया गया था। तो आरक्षण कहता है कि जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें रोका थोड़ी जाएगा, ठीक है। जो बहुत ऑफिसर्स हैं उनको रोका थोड़ी जाता है कि तुम लोग टेस्ट क्लियर मत करो, जॉब मत करो, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनको उनके बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया था, ठीक है। सो अगर आरक्षण सही नहीं होता तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग इसे भी एबोल्यूशन किया जाता, ठीक है। आर्टिकल 13 में हमने क्या पढ़ा था? डेवोगेशन पढ़ा था ना। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण पढ़ा था हमने, डेवोगेशन। डेवोगेशन क्या कहता है? अगर किसी का राइट जो है वो मतलब किसी का राइट एवोल्यूशन हो रहा है, वॉलेशन हो रहा है, मतलब किसी से किसी के राइट को, राइट से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर देगी, जैसे ट्रिपल तलाक किया था, ठीक है। क्योंकि वो औरतों में ये हमेशा डर रहता था कि मतलब औरतों की लाइफ जो है वो बदते बदतर बन गई थी। तो इसलिए आरक्षण अगर सही नहीं होता तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग उसको डेवोगेशन कर दिया जाता, मतलब उसको खत्म, एवोल्यूशन कर दिया जाता। तो इट मीन्स कि, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आरक्षण सही है इसलिए इसको 2026 तक कर दिया गया है अभी, ठीक है। तो इस तरह से आई मीन टू से कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर सकते हैं, किसी की भलाई के लिए अगर भेदभाव करना हो तो वो किया जा सकता है, ठीक है। आ गया समझ में आर्टिकल 15? नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 16 की तरफ। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है लोक नियोजन की समानता, ठीक है। मतलब आप जो है वो किसी भी पब्लिक अपॉइंटमेंट के ग्राउंड पे रिलीजन, रेस और डिसेंट, मतलब डिस इक्वालिटी जो रहती है, अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग एनी पब्लिक ऑफिस, मतलब किसी भी ग्राउंड में, या किसी का रिलीजन है या फिर किसी का वो अलग कास्ट है, तो उसको जो है वो सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। वो अगर क्वालिफिकेशन पूरी फुलफिल करता है तो उसको पब्लिक ऑफिस में उसको बिल्कुल एक मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यहाँ भी आरक्षण की बात आती है। आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है, जाति के आधार पर होता है। मतलब अगर कोई हिंदू में दलित है तो उसे आरक्षण मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो जनरल कैटेगरी वाले कोई फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। उनकी मेरिट अगर 120 जाएगी तो आरक्षण वालों की 90 जा सकती है। तो आरक्षण जो होता है वो लिंग के बेस पर ही मिल सकता है, जैसे लड़का या फिर लड़की। आपने देखा होगा कि कई कॉलेजेस में या फिर लड़कियों को जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब आरक्षण प्लेस के बेस पर भी मिलता है। आरक्षण जो रहता है वो प्लेस के बेस पे भी मिलता है। हम लोग अगर बात करें छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बहुत ज्यादा एरिया है जो पिछड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ना बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं।
तो उनको जो है वो बैकवर्ड एरिया कहता है। छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये आपका असम हो गया, ठीक है, उसके कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड है, तो उनको प्लेस के आधार पर जो है वो आरक्षण मिला हुआ है। आई मीन टू से, वैसे तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब आप रिलीजन के बेस पे, आप कास्ट या फिर लड़का लड़की जो भी है, आप लोग जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी चीज को करने के लिए। आप फॉर्म फिल करो, ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन आपकी सारी फुलफिल करती है तो आप पब्लिक ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो है वो मतलब कुछ एरियाज जो हैं वो जाति के आधार पर हमें आरक्षण मिला है, या फिर जो मैं बता रही हूँ कि प्लेस के आधार पर, जो भी प्लेस के कुछ, जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया है, वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा इंटीरियर है, आपने सुना होगा। तो ये क्यों दिया जाता है, जो प्लेस के ऊपर आरक्षण क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है, वहां पे मतलब डेवलपमेंट ना के बराबर हुई है, तो इसलिए इन लोगों को जो है वो आगे आने के लिए ये जो है वो आरक्षण दिया जाता है। जैसे उड़ीसा का एक एरिया है, कालाहांडी। उड़ीसा का कालाहांडी स्थान है जहाँ, वहां पे बारिश ही नहीं होती है, ठीक है, तो उनको भी आरक्षण मिला हुआ है। वो आगे कैसे आएंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे, मतलब डेवलपमेंट कैसे होगी। तो इसलिए मतलब आई मीन टू से कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि, अगर आप लोग कहोगे कि एक तरफ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें एक तरफ तो हमें बोला जाता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है, सबको समानता का अधिकार है, फिर ये प्लेस वाइज जो है वो आरक्षण क्यों दिया गया है, या फिर कास्ट के लिए क्यों दिया गया है। तो इसलिए ये सारा जो आरक्षण दिया गया है, ये कौन सा आरक्षण होगा, ये होगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हमने पीछे पढ़ा। ठीक ठीक है, इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया था। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी क्या होती है? आर्टिकल 17 provides that untouchability is abolished and its practice in any form in forbidden. Okay, the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense। मतलब अगर आप untouchability, मतलब अगर आप छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, अगर अभी भी आप लोग जो है वो किसी से मतलब छुआछूत करते हैं, आप आपको पता होगा, आपने पढ़ रखी होगी हिस्ट्री की, किस तरह से जो दलित होते थे उनको मंदिर में जाने की मनाही थी, मंदिर नहीं जा सकते थे वो, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 17 के थ्रू जो है अनटचेबिलिटी को एवोल्यूशन मतलब खत्म कर दिया गया था। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे ना, अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंडिया में ऐसे हमारे इंटीरियर एरियाज हैं जहाँ पे अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस में लाई जाती है, ठीक है। तो अगर जाति के बेस पर छुआछूत करते हैं तो कोई भी अनटचेबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। अगर बीमारी से छुआछूत है ना, जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल ले लो कि कोरोना से, किसी को कोरोना हो रहा था तो मतलब उससे कितना दूर रहते थे, उसके आसपास नहीं जाते थे हम लोग। तो अगर बीमारी से छुआछूत होगी तो ये ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तब ये छुआछूत जो हम करते हैं इट इज नॉट ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल बीमारी है इसलिए हम इससे दूर रह रहे थे, ये दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस में लाते हैं अभी भी, और अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो जेल तक हो सकती है, और ये एक ऑफेंस है अभी, ठीक है, और पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ की नजर में ये बहुत बड़ा एक अपराध है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कुछ गांव के एरियाज में छुआछूत की प्रॉब्लम आज भी वैसी ही है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन वहां पे इस चीज को मतलब बहुत प्रैक्टिस में लाया जाता है अभी भी, ठीक है। अभी भी वहां पे मंदिरों में या फिर उनकी जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं वो गांव से बाहर बनाई जाती हैं,
और ये सब गलत है, ठीक है। अभी भी जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको नीचे बिठाया जाता है, ठीक है। तो ये सब गलत है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये जो खत्म किया गया था, ये किया गया था 1955 में, मतलब इसके अगेंस्ट जो है वो लॉ बन गया था कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस में नहीं लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग करते रहे और इसको सख्ती से बहुत, मतलब एक स्ट्रिक्टली जब लाया गया तो 1989 में लाया गया था। तो क्वेश्चन आपको सीधा ही आ सकता है कि जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो राइट है वो कब एवोल्यूशन हुआ था, तो आर्टिकल 17, या फिर इस तरह से पूछ लेंगे कि कौन से आर्टिकल 17 क्या कहता है, तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसी तरह से आप क्वेश्चन आते हैं। या तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है आर्टिकल 16। तो ये चीजें जो है वो आपको मतलब बिल्कुल टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में हम लोग देखते हैं वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, ये सारे लर्न करने पड़ेंगे आपको। आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन फॉर टाइटल्स। एवोल्यूशन फॉर टाइटल्स मतलब उपाधियों की समाप्ति, ठीक है। आपको याद होगा कि जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे तो वो महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, इस तरह की वो उपाधियां देते थे, ठीक है। सो अगर आप इस तरह की उपाधियां देते थे, ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है कि ओल्ड सिस्टम ऑफ कन्फेरिंग टाइटल एंड ऑनर एज बी essentially contrary to the spirit of social equality sought to be achieved by the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा गया कि जो उपाधियां होगी उनको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी जो है वो उपाधि मतलब दूसरे कंट्री से उसको नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन अगर आप विदेशी उपाधि लेते हैं, मतलब फॉरेन टाइटल अगर आपको मिलता है, तो भी आप उसे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका देती हूँ। जो मोरारजी देसाई थे उनको पाकिस्तान में सरोज सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला था। उनको एक उपाधि मिली थी, क्या, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान से मिली थी। कौन सी मिली थी? सरोज सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला था। तो जब आप विदेशी उपाधि लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, ठीक है। आप जो है बिना मतलब अपनी कंट्री से, जैसे मोरारजी देसाई को मैंने कहा कि टाइटल मिला था, तो उनको पहले हमारे प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं ये रख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं, जैसे पद्म विभूषण हो गया और पद्म श्री हो गया, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पद्म विभूषण और जो पद्म श्री आपके अवार्ड्स हैं वो नेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे ये आता है, दूसरा एक्सेप्शन ये आता है कि एजुकेशन एंड रैंक्स। तो ये जैसे आप आपको प्रोफेसर शर्मा, ठीक है, डॉक्टर, मतलब जैसे इस तरह की आपको उपाधियां मिलती हैं उनको आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एवोल्यूशन फॉर टाइटल्स जो है वो खत्म हो चुका है। आप किसी भी कंट्री से या फिर मतलब विदेशी जो टाइटल्स रहते हैं फॉरेनर टाइटल, उनको नहीं रख सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब फॉरेन से अगर आपको टाइटल मिलता है तो आपको पहले उसको प्रेसिडेंट को अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शनल केस हैं। एक, जैसे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स हैं तो उनको आप रख सकते हो। दूसरा, एजुकेशन और रैंक्स अगर आपको मिलता है उनको भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू इक्वालिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट करते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज सेकंड फंडामेंटल राइट जो है वो हमें मिला है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। और ये कहा, ये आपने पूरा ही लर्न करना है कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18,
और 14, 15, 16, 17, 18 में कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 19 टू 22, ठीक है, ये मिला है। तो इसमें जो है देखो आर्टिकल जो आपका ये फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब समझ में आ रहा है कि फ्रीडम मीन्स आजादी की स्वतंत्रता आपको मिली है, ठीक है। और इस आर्टिकल राइट टू फ्रीडम आर्टिकल जो है, इसको हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले हमें जो है वो इसमें 7 राइट्स थे, 7 राइट मिले थे हमें पहले, लेकिन अब जो है वो 6 राइट मिले हैं, ठीक है। क्योंकि एक राइट को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। तो याद रखना, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्टिकल 32 भी आता है, वो सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसको राइट टू फ्रीडम को बैकबोन है, ये बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आर्टिकल 32 जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सो बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जो मैं आपको बता रही हूँ कि 6 जो हमें राइट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है इसमें राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, राइट टू एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको किसी नेता का काम पसंद नहीं है तो आप उसका पुतला जला सकते हो, जलाते हैं, ठीक है। और हमें किसी भी अपने क्वेश्चन हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये रूल कैसा है, क्यों नहीं है, मतलब अगर आपको, आप किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। सो इसलिए 2005 में आरटीआई का बिल आया था। ये भी क्वेश्चन आता है आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था, तो 2005 में। तो 2005 में इसी को मद्देनजर रखते हुए आरटीआई बिल लाया गया था, जिससे आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपको मीडिया की आजादी है, अगर आपको लगता है और ये इसके बारे में आप जानते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको कुछ सरकार से कुछ पूछना है तो इस आर्टिकल के मतलब इसके अंडर आरटीआई आप डाल सकते हो, ठीक है। सो मीडिया की आजादी है आपको। मीडिया जो है, आपने देखा होगा मीडिया किस तरह से सरकार से मतलब क्वेश्चन पूछती है, किस तरह से डीपली क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन की आजादी में एकता वो अखंडता बनी रहे, सुरक्षा और मॉरल कोड ये सारा ही बने रही, उसके लिए भी हम लोगों का जो है वो दायित्व तो बनता है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए आप अगर आप असेंबली कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कहीं पे असेंबली कर रहे हो, तो आप असेंबली कर रहे हो, आप सभा कर सकते हो, सभा कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो, बिल्कुल पीसफुली, ठीक है। आपके पास में वेपन्स नहीं होने चाहिए, पीसफुली आप कहीं भी इकट्ठा होकर आप जो है वो मतलब अपनी सभा में सभा कर सकते हो, ठीक है। आगे है संगठन, एसोसिएशन, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन वो भी एक दायरे में रहकर कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे फ्रीली मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट की आप कहीं भी जा सकते हो, फ्रीली मूवमेंट कहीं भी जा सकते हो, मतलब कि अगर आपका मन यहाँ पे नहीं लग रहा है, आप सोचोगे कि चलो कुछ दिन घूम के आते हैं बाहर, तो आप इजिली घूम सकते हो वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रिजाइड एंड सेटल, रिजाइड एंड सेटल, आपका मन नहीं लग रहा है, आप उठे यहाँ से हिमाचल से, आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए, ठीक है। दिल्ली में शिफ्ट हो गए और आपने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और मैं वहीं पे रहूंगा, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग जो है वो कहीं भी आपका अगर मन चाहता है तो आप वहां पे रह सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका रिजाइड एंड सेटलमेंट। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी था, और ये जो है आपको पता है कि ये एवोल्यूश हो चुका है,
राइट टू प्रॉपर्टी ये गवर्नमेंट जो है जो खत्म कर दिया है, मतलब इस राइट को अब खत्म हो चुका है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा अधिकार है, तो ये लीगल राइट है। ठीक है, और इसको खत्म कर दिया गया। इसके आगे एक्सप्लेनेशन हम अगले वाले राइट में करेंगे। ठीक है, आगे आता है प्रोफेशन। इसलिए पहले मैंने कहा था कि पहले ये जो हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है, इसके पार्ट्स हैं ये। ठीक है, सारे ही प्रोफेशन आपका जहां मन चाहता है आप प्रोफेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से उठे आपने बिजनेस कहाँ पे कर लिया, चंडीगढ़ में कर लिया जाके, तो ये प्रोफेशन जो है आप कहीं भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको कट करने के बाद हमारे पास में राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो 6 रह गए हैं, पहले 7 थे तो इसको हटा दिया गया है। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके बाकी के पार्ट्स करेंगे और मैं आपको राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक पूरा डिटेल में करवाऊंगा कल। ठीक है, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी जो है थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे हम। और यहाँ तक आ गया समझ में? क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपके राइट टू एक्सप्रेशन के ही पार्ट थे। ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन के पार्ट थे। अभी हम लोग सिर्फ 19 कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे हम 20, 21, 22 नेक्स्ट इसमें कल वाले लेक्चर